Pastoralist Forest Society Nazism is the pastoralist and modern. Okay. Now pastoralist का मतलब है ये जो चरवाहे लोग होते हैं, घुमंतू या खाना बदोश, these are known as pastoralists. So nomads जिनको कहते हैं. Now pastoralist. In modern world, in modern पेस्टोरलिस्ट ये टर्म कहाँ से आई? इनिशियली तो हम लोग केव्स में रहते थे, फिर हम लोगों ने खेती करना सीखा और उसके अलावा हम लोग एनिमल की रियरिंग करने लगे, कैटल्स की रियरिंग करने लगे। तो इसमें खेती करने में जब हम एक जगह करते थे तो वो जगह थोड़ी दिनों में वो खराब हो जाते थे, इट इज़ नॉट वर्दी, तो फिर थोड़ी दूर हम जाते थे। तो इस तरीके से अपने सारे हर्ड्स को लेकर दूर जाना, फिर वहाँ खेती करना, फिर और दूर जाना। तो इस तरीके से जब हम लोग की मनुष्य कल्चर शुरुआत हुआ, सो हम लोगों का सिविलाइजेशन ही पेस्टोरलिज्म पर आधारित है, क्योंकि एक जगह नहीं किया जा सकता था खेती। जो लोग कहीं कहीं नदी घाटी सभ्यता में थे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, वो तो वहीं सेटल हो गए क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी थी और वहाँ खेती करने लग गए। जैसे मोहनजोदारो है या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब है कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ बाकी जगहों पर क्या करते थे, वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर करते थे, तो वही पेस्टोरलिज्म। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको दो जगह मिलेगी पेस्टोरलिज्म, एक अफ्रीका में मिलेगी और एक इंडिया में। Pastoral nomads are found in different parts of India. So pastoralism has been important in societies like India and Africa. That means nomads या फिर खाना बदोश या घुमंतू, तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? Now let us see its etymology, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो उससे और अच्छा पता चलेगा कि नोमैड शब्द कहाँ से आया है। No. Pastoralism is derived from pastoral is the pastor, that is shepherd. pastor से shepherd आया है, तो जो लोग गरीबिये को चराते हैं उनको कहते हैं pastoralism. So it is pastor, Latin word means shepherd. ठीक है, तो shepherd से आया है। Etymology of nomads. और नोमैड कहाँ से आया है? नोमैड इज मीन्स नोमास से आया है, जिसका मतलब है वांडरर, जो घूमने वाला होता है। तो इट इज नोमास, वांडरर, इससे आया। ये गरेड़िया हो गया। अगर मान लीजिए चंदन, ये इसको घूमने फिरने और मेले जाने का शौक है, तो चंदन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? फिलेंडरर। फिलीन का मतलब प्यार करने वाला, और वांडरिंग, घूमने को जो प्यार करे तो उसको कहते हैं फिलेंडरर। समझ में आ गई बात की नहीं? फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है, उसका नाम फिलाडेल्फिया क्यों है?
फिलीन प्लस एडेल्फस, दो भाइयों के प्रेम का नगर। समझ में आया? तो फिलीन वर्ड कहाँ से आया है? प्रेम से। और यहाँ पर भी आप समझ आए ना। तो पेस्टोरलिज्म, पेस्टर का क्या मतलब हुआ? चरवाहा हो गया, गरेडिया। और नोमैड का मतलब जो वांडरर हो गया। तो आप नोमैड भी कह सकते हो। तो नोमैड्स अगर हम कह रहे सिर्फ, तो उनके पास हर्ड नहीं होंगे, वो खेती के लिए यहाँ वहाँ जाएंगे। और जो पेस्टोरल्स हैं उनके पास उनका कैटल भी होगा। ठीक है, तो इसलिए सो पेस्टोरलिस्ट्स आर कॉमन इन हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो जो पेस्टोरलिस्ट है सुहाना, वो हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? पेस्टोरलिस्ट हमारी हिस्ट्री में या सिविलाइजेशन में क्या योगदान दे सकते हैं? नेचर से सामान में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो सिविलाइजेशन है वो भी मूव करता है। अगर वो एक सोसाइटी से कांटेक्ट में आते हैं तो वो सबसे कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि सिविलाइजेशन मूव करता रहता है। पेस्टोरलिस्ट में जो लेन देन का सिस्टम चलता है वो कौन सा नोएल चलता है? बोलो। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सामान के बदले। हाँ, एक्सचेंज। मतलब उनके पास करेंसी नहीं होती है, तो इसलिए पेस्टोरल्स क्या कहते हैं? दूध देंगे उसके बदले अनाज लेंगे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। 1970 तक इंडिया में भी ये चलता था। तो मेरे फादर के समय में भी बार्टर सिस्टम था, वो लिया दिया था। क्या बट इसमें दिक्कत होती क्योंकि हमें जो सामान चाहिए वो मिलता नहीं है, तो इसलिए भी ना। सो पेस्टोरलिस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट in India and Africa. They spread civilization, वो civilization को बढ़ाते हैं and communicate between different groups of people, उनके बीच communicate करते हैं। तो इस तरीके से civilization बढ़ता है। So let us see कि वो कहाँ से कहाँ आए। We should also notice the route, कि वो कैसे कैसे मूव किए। फिर इनकी लाइफ को अंग्रेजों के, जब ये फॉरेस्ट एक्ट आया तो इस पर क्या असर पड़ा होगा? कोलोनाइजेशन के बाद तो कुछ असर आया होगा ना। आप कल नहीं आए थे अमन? अच्छा अच्छा, नमन ने बोला था कि लगा है। नमन कहीं छुट्टी गया है लग रहा है। आप कॉल कर दिया करो नमन, हम भूल जाते हैं। चलो ओके सर। ओके नाउ अब कब आओगे आप? सर मैं 12 तारीख का हूँ। अच्छा, बच्चे बोले थे अब नहीं आओगे, तो ठीक है 12 को आ जाओगे ना। So they spread civilization. Let us see pastoralism in the context of India. Pastoral nomads are found in different parts of India. हर जगह पाए जाते हैं। They can be seen. जैसे हमारे यहाँ कई तरीके के ट्राइब्स हैं, तो उन ट्राइब्स में भी पेस्टोरल मूवमेंट कॉमन होगा। जैसे गोंड है, आसाम में क्या होगा? कौन सी है ट्राइब? अहोम। ऐसा 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि नहीं? तो कहीं पर भील है, यहाँ पर भील है। उसका नहीं क्या पढ़ा ही होगा कि सीधा ही 9th में पहुंच गई, बड़ा होगा ही ना। तो अहोम है, वहाँ 700 साल राजा के ने शासन किया था कि नहीं? अहोम के राजा ने। और अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना नहीं कर पाए। जो 7 सिस्टर स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, उनकी क्या खास बात है? उन पर कभी कोलोनाइजेशन रूल नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को अपने प्रिस्टाइन फॉर्म में या शुद्ध रूप में बनाए रखा है। तो ये सभी उनकी खास बात है, जिसको हम कहते हैं ATM आना मम्मी। यही तो 7 स्टेट्स हैं,
कि असम, त्रिपुरा, उड़ी सबसे बन जाता है। सर ब्रिटिश ने नहीं किया था उनसे। नहीं, नॉर्थ ईस्ट पे नहीं किया है। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले सबसे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पेस्टोरल मूवमेंट है, शेफर्ड। So let us see कि गुज्जर बाखरवाल ऑफ जम्मू कश्मीर, एवरीवेयर पेस्टोरल नोमैड्स आर फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। हर एक में जो भी रिमोट एक्सेस है वहाँ सब जगह पाया जाता है। सो पेस्टोरल nomads are found in every part of India, like गुज्जर, बाखरवाल, ये कहाँ पाए जाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर में। और ऑफ J&K, ये फेमस है। सो दीज आर हर्डर्स ऑफ गोट्स एंड शीप, आर हर्डर्स, ये हर्डिंग करते हैं। तो इनको मेड्यूस चाहिए। मेड्यूस का क्या मतलब है उत्कर्ष? चारा। हाँ, चारागाह, गोट एंड शीप। सबसे बड़ा मेड्यू कहाँ पर है विश्व में? दैट इज ऑस्ट्रेलिया, नेचुरल मेड्यू है। ठीक है नाउ, तो इसलिए आप जानते हो इनके पास बहुत सारे गोट्स एंड शीप हैं। तो उसके जो बाल होते हैं उससे ये कश्मीरी लोग शॉल बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, वही बिकती है जगह जगह। आप देखोगे मिल ही जाएंगी कश्मीरियों की दुकान। और दे एनुअली मूव्ड बिटवीन द समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड। तो जहाँ जहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड अलग अलग डेवलप होता जाता है, चलते चले जाते हैं। इन विंटर्स व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, तो इनको नीचे आना पड़ता है अपने, और नहीं तो जब समर होती है तो फिर से ऊपर चले जाते हैं। नाउ दे लिव देयर हर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि शिवालिक, व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड दे लिव इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो ये ऊपर के ग्राउंड पे चले जाएंगे। एक तो सबसे आउटर हिमालय है और एक मिडल हिमालय है और इनर हिमालय है, लोअर हिमालय है। तो जो लोअर हिमालय है वो दैट इज शिवालिक है। तो शिवालिक श्रेणी में आ जाते हैं ये। सर मेरा मैथ्स का एक डाउट था, कल एग्जाम कल है, हाँ पूछ लेना, अभी हम बता देंगे। सर हैं? आपका भी एग्जाम है? सर मेरा भी मतलब डाउट है। हटाओ कल। अच्छा, जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए है? तो ठीक है, बता देंगे। पहली चीज है कि दैट इज गुज्जरवाल। कौन सा? गुज्जर भाखरवाल। ठीक है। और दूसरी चीज है कि गड्डी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश के हैं। तो सब जगह के अलग अलग नाम है। अभी नाम देखिए, गड्डी शेफर्ड कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल, हिम के आंचल में, जहाँ पर पहाड़ खत्म होते हो और हरी घास शुरू होती है, वो उसको कहते हैं आंचल, पहाड़ का आंचल। हिम यानी पहाड़ होता है। तो ठीक है, गड्डी शेफर्ड आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। एचपी तो हिमाचल प्रदेश को ही कहेंगे। ठीक है। और उनका भी वही सीजनल मूवमेंट है। गर्मियों में नीचे, जब सर्दियां हैं विंटर तो नीचे आ जाना, फिर ऊपर चले जाना। नाउ गढ़वाल एंड कुमाऊं में गुज्जर कैटल होते हैं, तो वो भी यही करते हैं। गुज्जर इन, यहाँ भी गुज्जर ही है, वो भी गुज्जर थे ऊपर वाले। गुज्जर इन गढ़वाल, गढ़वाल एंड कुमाऊं, ये सब रीजन जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश के ही तो है। गढ़वाल कुमाऊं, तो कुमाऊं ये एचपी में ही है। इसके अलावा डांगर्स कहाँ पर पाए जाते हैं और बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? आपके में मैप है, जरा देख के तो बताएं कि डांगर कहाँ है? इन महाराष्ट्र। और बुग्याल, बुग्याल, सो दैट इज गुज्जर कैटल।
अभी देखते हैं। Went up to the high meadows. बुग्याल कोई वहाँ की नोमैड नहीं है। इन्होंने बोला जो मीडोज हैं, ऊंचे ऊंचे मीडोज है ना, जो हाई हिल्स पे, उनको बुग्याल कहा जाएगा। बुग्याल क्या है? हाई मीडोज, ऊंचे चरागाह, जो ऊंचे पहाड़ी होती है उसको ये कहा जाएगा। डांगर्स भी कहाँ रहते हैं? क्या आपको मालूम है कि सेंट्रल हाईलैंड में महाराष्ट्र आएगा उत्कर्ष की नहीं आएगा? हाईलैंड यानी ये कह रहे हैं जैसे ये भारत है, ये देखो तो ये आपकी तरफ भारत ऐसे टैपर्ड हो गया है, तो लेकिन जो नीचे की जमीन है वो ऊपर उठी हुई है। जो भारत है ना उसके ऊपर यहाँ ऐसे उठी है चारों तरफ, और इसके अलावा भी ये ऐसे आई है। जो मालाबार कोस्ट है ना, मालाबार कोस्ट से इधर की तरफ दो तरीके का कोस्ट है। ये वेस्ट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट है, और ये क्या है बताओ? ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है, और वहां से सारी नदियां गंगा ये जो गोदावरी कावेरी ये सब है वो कहाँ गिरती हैं? इधर की ओर गिरती हैं, लेकिन फिर भी ये ऊंचा स्थान है, थोड़ा सा टॉप है। तो इस चीज को क्या कहते हैं बताओ? सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में कौन रहते हैं? जैसे कि आपने देखा कि डांगर, दैट इज डांगर इन महाराष्ट्र ऑफ मेड्यूज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। वहाँ जो चारागाह सबसे ऊपर में वो मेड्यूज है, वो थोड़ा सा फ्लैट है, तो प्लेट्यू है ना एक तरीके का सेंट्रल हाईलैंड, तो उसमें ये लोग अपने शेफर्ड चराते हैं, जो शेफर्ड अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। अब देखिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके से कुछ रहते हैं। ये हर्डर्स मेनली जो जल्दी स्टेपल फूड खाते हैं, ये बाजरा खाएंगे, जो जिनको बहुत न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। आपको मालूम है गेहूं के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, रागी बाजरा ऐसे ही उगा लो, इन सबको जमीन में इनको डालना नहीं है कुछ इनपुट। तो जो सस्ते स्टेपल फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो वो सब रागी है, बाजरा। जहाँ गेहूं 40 रुपए किलो वहीं रागी 7 रुपए किलो है, तो फिर ये लोग ऐसे उगा के खा लेते हैं। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इट इज कवर्ड विद प्लेट्यूज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास, ये सब चलाते हैं। इसके अलावा दैट इज कुरुमस एंड कुरुबस रियर्ड शीप, गोलस हर्ड, 3 अलग अलग भी है। अगर आप देखें तो कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में 3 नाम है। दैट इज ओके गोलस, गोलस ये कैटल को करते हैं, और कुरुमस कैटल को कहते हैं, कैटल की रियरिंग करते हैं। कुरुमस एंड कुरुबस ये क्वेश्चन में काम आएंगे, अभी तो नहीं, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे तब इसका काम आएगा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बताओ? कर्नाटका सबने बोल दिया, ये बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, फिर तुम लोग बोल देते हो। मैं ये सुनना चाहता था, सुन रहे हैं कि नहीं? सब तो सुन ही रहे हैं, हमको यहाँ से पता चल जाता है कौन नहीं सुन रहा है। तो वो जो वेरी पर्पस है वो फेल हो गया। वो सुन के तो कोई भी इक्विवोकेट कर देगा, है ना? पता चलना चाहिए ना। एक बेसिक सरल सा क्वेश्चन पूछो और फिर पता लगाओ तो क्या हो रहा। कठिन ना पूछो, जो सबसे घटिया वही पूछो। तो हाँ, अब फिर से बोलो इसको, सेंटेंस पूरा करो। Are found in Karnataka and Andhra. Correct. Are found in Karnataka and Andhra Pradesh. तो आप मुझे 5 ऐसे नोमैड्स के नाम बताएंगे, और लोगों से हम एरिया पूछ लेंगे, लेकिन अभी आपसे सिर्फ नाम ही पूछेंगे। चलो, Pastoral nomads. पेस्टोरल तो उन्हीं को कहते ही हैं जो नोमैड्स होते हैं। Gujjar. हाँ, Dangar. हाँ, हम एरिया नहीं पूछे, बस नाम पूछ रहे हैं आपसे। सबसे सरल क्वेश्चन दिया है आपको। चलो अस्मिता बताओ 5 नाम। कल भी नहीं बताई थी, रोज वही। हाँ बोलो आप। Gujjar.
में कौन पाया जाता है? कुमाऊं गढ़वाल तो क्षेत्र का नाम है हिमाचल प्रदेश। वहाँ कौन? कुमाऊं गढ़वाल तो जगह का नाम है ना, गढ़वाली लोग। तो वहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है हिमाचल? निशिता बोलो। वेरी गुड। हाँ गुलास और फिर कल रहा आप बताओ। गोलस, कुर्बस और कुर्मस कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, और गद्दी कहाँ पाए जाते हैं? गुज्जर बकरवाल। अब एक और कौन बच गया? हिमाचल में क्या बताना? हिमाचल का नहीं है क्या? गद्दी हिमाचल में, ठीक है। अब गुज्जर और भी कहीं पाए जाते हैं क्या? वो कुमार, वही बात है। गुज्जर आंदोलन बहुत चलता है ना, आपको मालूम है। कभी ट्रेन के सामने बैठ जाएंगे कि हमको रिजर्वेशन दो, नहीं? चलो, इसके अलावा क्या आप मुझे बताएंगे कि बंजारे कहाँ पाए जाते हैं? बंजारा यूपी में पाए जाएंगे। बंजारा यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आपने ठीक बताया। देखो, बंजारास इन यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एमपी एंड ओके, राइकास इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और वन ग्रुप ऑफ राइकास नोन एज द मरु राइकास। तो कुछ राइकास में मरु राइकास में, मरु का क्या मतलब है चंदन? डेजर्ट। तो मरु राइकास जो यहाँ रहे, मरु राइकास क्या काम करते होंगे? क्या वो शेफर्ड चराते होंगे कि और कुछ? तो राइकास, राइकास इन राजस्थान एंड मरु राइकास। मरु का मतलब जहां पर रेत हो, रेगिस्तान, डेजर्ट। मरु राइकास, ठीक है। रियर कैमल। इसके अलावा हमने बंजारा देख लिया, राइकास देख लिया, गोलास, कुर्बस, गद्दी एचपी में देख ली, गुज्जर बाकरवाल देख लिया, ठीक है। और डांगर कहाँ है? महाराष्ट्र में देख लिया। इस अंडर द कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ दिस पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। अभी जो 7 हो गए इसमें से मैं सब कुछ पूछे और विद लोकेशन बताओ जरा। गुज्जर बकरवाल JNK और गद्दी हिमाचल, धानकर महाराष्ट्र और गोलास कुर्मास एंड कुर्बास इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश और रायकास इन राजस्थान। ठीक है। बंजारे कहाँ पाए जाते हैं? यूपी, MP, पंजाब। ठीक है, आप भी पढ़ते चलो। गद्दी इन हिमाचल प्रदेश, धांगड़ इन महाराष्ट्र, गुज्जर इन JNK, गुज्जर बाकरवाल इन JNK, बंजारा इन यूपी, पंजाब, MP, राजस्थान, राइकास एंड मरु राइकास इन राजस्थान, कुमाऊस, कुरुबास इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कुरुबस, कुरुमस एंड गोला, ठीक है। चलो, नाउ
अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से बंजारे हमारे भारत में हैं, तो इनके नाम आएंगे तो इनके लोकेशन माइंड में आ जानी चाहिए। नाउ अंडर colonial rule their grazing ground shrank, the movements are regulated and they have to give revenue, their agricultural stock decline and their trades and crafts were adversely affected। colonial rule में 5-6 इनके साथ बुरे काम हुए और अंततः ये मजदूर बन गए। जब तुम इनकी जमीनी ले लोगे तो क्या होगा, ये जो लेबर क्लास है ये सब यही सब तो होंगे। सो अंडर colonial rule देयर ग्रेजिंग ग्राउंड, सब उस कॉलोनियल रूल वालों ने ले लिए थे इनके ग्रेजिंग ग्राउंड। तो ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, छोटे हो गए। श्रैंक का क्या मतलब है, श्रैंक, ठीक है। देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, इनके मूवमेंट्स पर निगाह रखी जाने लगी कि इधर से ही जाओगे। देयर मूवमेंट्स, रेगुलेटेड का मतलब है अब तुम्हारे स्कूल में कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तुम्हें कौन रेगुलेट करता है, चपरासी। हाँ अब आओ, अब जाओ, अब मत जाओ, इसको कहते हैं रेगुलेट कर रहा है। तो इनको कब आना है कब नहीं जाना है, इसको उन्होंने रेगुलेट किया। इसके अलावा फॉरेस्ट एक्ट प्रिवेंटेड देम टू एंटर इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एक्ट भी हो गया, ठीक है। तो प्रिवेंटेड देम, वो उन्हें रोक रहा था। प्रिवेंटेड देम एंटरिंग इनटू फॉरेस्ट। दे ऑल्सो हैव टू पे रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे ऑल्सो हैव टू, अब कैसे रेवेन्यू करते थे, पैसे तो इनके पास होते नहीं थे, पता नहीं, रेवेन्यू या कुछ जो भी इनके पास सामान होगा उसी के रूप में ही दिया जाता होगा। रेवेन्यू टू कॉलोनियल गवर्नमेंट, पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट पे थी, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने अपने अंडर टेक ले लिया था ना। तो अब पहले वाइस राय था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लग गए, तो लास्ट वाले माउंट बेटन थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, इस तरीके से इनकी लाइफ अफेक्ट। नाउ so their agricultural stock decline and the trades and crafts were affected। ये लोग क्राफ्ट वर्क भी करते थे, जंगल की चीजों से कुछ ना कुछ आइटम बनाते थे, वो सब इफेक्ट हुआ। Now all these happened due to various forest act introduced by colonial government। These act prevented these nomads to entering, and also now they cannot collect the fodder for their cattle, वो भी नहीं कर पाते थे। British officials were suspicious of nomadic people। They distrusted, that is mobile craftsmen and traders, and want them to settle in fixed places। वो इन पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो आपने देखा था कि 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कि वो सबकी लेवलिंग, टैगिंग और कौन कहाँ रहता था, इस तरीके से उनमें कौन था, मिल, जेम्स मिल ने ये काम करवाया था कि नहीं। लेकिन जेम्स मिल वो फिर ऐसे में जो इधर उधर नोमैड है उनको कैसे वो किया जा सके, पहचाना जा सके। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिस्ट्रस्टेड देम, उन पे भरोसा नहीं करते थे। them and want, और ये चाहते थे, wanted that they should settle in fixed places। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, settle in fixed place। कई बार ये भी होता था, ये जहां से जाते थे उस खेती को जला देते थे, जो बचता था रिमेन, जैसे पराली होता है, उससे क्या होता है कि फिर वहाँ बाद में थोड़ी दिन बाद वही पराली उस ज़मीन को फिर से रिप्लेनिश कर देती है इसके न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो टिम्बर उगाते थे उन जंगलों में, उनमें आग लगने का खतरा बन जाता था, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जलाना भी नहीं है कहीं पर, ये भी सारी चीज़ें थी, तो इसलिए इनके मूवमेंट्स को रोका गया।
However, it was conventional, ये जो इनका बहुत ट्रेडिशनल मेथड था और उसमें ये गलत नहीं करते थे। अब जरा देखें, They passed in 1871 they passed the criminal tribes act। अब इसे क्रिमिनल माना जाने लगा, क्रिमिनल ट्राइब्स। कब पास किया? 1871 में। In 1871 British government passed criminal tribe act, जिसके आधार पर क्या था? ठीक है, trades now which classified the communities of craftsmen, trades and pastoralists as criminal tribes। ट्राइब को ही क्रिमिनल करार कर दिया। जरा सोचो, जनता के आधार पे नहीं, बोले तुम पूरी ट्राइब क्रिमिनल हो। विच डिस्क्राइब, उसने अनाउंस कर दिया। क्या किया बताइए? ये बिल्कुल गलत है। सो विच क्लासिफाइड एक्ट, which classified many communities of craftsmen। अगर कोई कह दे कि सारे नाई क्रिमिनल हैं, तो उन नाई लोगों पे क्या गुजरेगी बताओ? आंदोलन। तो ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। सो ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, एज क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल बोल दिया गया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, नाउ फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, इसका मतलब है 1850, मिड 19 का मतलब 1850, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनेक्टेड वेस्ट लैंड रूल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कनिष्का, ये वेस्ट लैंड रूल क्या है? 1850 के करीब। ये तो हमने 1817 में किया, 1871 में, और 18 यानी मिड 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वेस्ट लैंड रूल भी लगाया। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट also enacted wasteland rule। ठीक है, now by this the uncultivated lands were taken over and given to selected individual। जो वेस्ट लैंड थी उसको खुला नहीं छोड़ा गया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और जिसको मर्जी उसको दे दिया। अब जब किसी को दे दिया तो फिर बताओ पेस्टोरलिस्ट उसमें कैसे कुछ कर सकते? बाय दिस वेस्ट लैंड was taken over by government and given to selected individual। जो ब्रिटिश सरकार की तीमारदारी करता था, जी हुजूरी करता था या फर्मा बरदारी करता था, उनको दे दिया। यह सीधा कहिए चापलूसी है बटरी का। अब आगे देखिए, these individuals were granted various concession and encouraged to settle these lands। in most area the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists। these individuals were granted various concession and encouraged। कई जगह तो जमीन इन्हीं को दे दी गई और इनसे कहा गया कि तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ। इनको एनकरेज किया गया आप सेटल हो जाइए, जिससे हम आपकी अकाउंटिंग कर सकें। ठीक है, इन मोस्ट एरिया द लैंड्स टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स एंड, जो कि ये ऐसे ट्रैक्ट थे जिससे पेस्टोरलिस्ट आया जाया करते थे। अगर वो तुम रास्ता ही किसी को दे दोगे तो पेस्टोरलिस्ट आ जा भी नहीं पाएंगे, ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स। तो इट वाज यूज्ड बाय At these measures led a serious shortage of pasture। जब वो जमीन किसी को दे दी गई तो पास्चर जानते हो, हरी घासें,
पास्चर से ही शहद बनता है, मालूम नहीं? पास्चर अच्छा देखा नहीं था कि वो जो कश्मीर के अलमंड वो हनी होता है वो वहाँ का अच्छे पास्चर के से, तो जो वो पास्चर खाते थे उनके चारागाह। एंड अल्टीमेटली ग्रेजिंग लैंड वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेबल फील्ड्स द अवेलेबल पास्चर। जब तुमने उस चारागाह को किसी को खेती करने के लिए दे दिया तो भेड़ों के लिए अब जमीन खत्म हो गई, अब वो किस पे घास चरेंगे? सो दैट इज ग्रेजिंग लैंड्स कम होती गई, कल्टीवेबल लैंड तो बढ़ती गई, ग्रेजिंग लैंड कम हो गई। द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू रेस्ट्रिक्टेड फ्री मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हो गए जो कैसे बन गए, जो नेशनल फॉरेस्ट इस तरीके से बना दिए गए, तो ऐसे में रिजर्व्ड हो गए और उनमें इनकी एंट्री बैन कर दी गई। तो पहले तो आ जा सकते थे, दे कुड नो लॉन्गर फ्रीली पास्चर their cattle. Now the pastoralist has to feed their animal stock on whatever grazing land remain. तो अब बची हुई जमीन पर ही वो करते थे। This led to continuous intensive grazing. अगर मान लो थोड़ी जमीन पर वो ग्रेजिंग कराएंगे तो क्या होगा बताओ? तो थोड़े टाइम वो बाद उससे पूरा निकल जाएगा, उसमें से। निकल जाएगा और वो जो सॉइल है इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि तुमने बिल्कुल न्यू सैपलिंग्स भी खिलवा दिए अपने जानवरों को, वो भी उग भी नहीं पाई हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये मरुस्थल बन गया। अदरवाइज पहले ये बहुत हरा भरा क्षेत्र था। यहाँ पर क्या था कि इन लोगों ने क्या किया, ये लोग जानवरों की पूजा करते थे। और पूजा करते थे जैसे अभी काले हिरण के शिकार के लिए सलमान खान को पकड़ा है ना, तो पहले भी ये लोग अपने हिरणों का शिकार नहीं करते थे, उनको खूब बढ़ाते थे और हो जाए, लेकिन इतने हिरण हो गए उन्होंने सारी कोपलें खा ली, सैपलिंग्स। और जब सब सैपलिंग खा ली तो जमीन में जो सॉइल की ग्रिप पावर थी वो खत्म हो गई, और जब हवा चली तो वही मुड़ते मुड़ते घूमते घूमते धूल बन गई, फिर रेत बन गई, और अब ये मरुस्थल बन चुका है। तो वास्तव में ये जो हम लोगों का फूड चेन है इसमें सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रास का है, हिरन का भी है और लॉयन का भी है। अगर लॉयन हिरन को ना खाएं और हिरणों की संख्या बढ़ती चली जाए तो क्या होगा बताओ? तो जो सॉइल है वो खत्म हो जाएगी, उसमें घास ही नहीं रहेगी। तो लॉयन तो है ही नहीं, लॉयन को तुमने मान लो यदि सारे लॉयन मार दिए जाएं तो क्या सारे हिरन भी मर जाएंगे? हाँ मर जाएंगे, क्योंकि सारे लॉयन के मरने के बाद हमारे पास एक लिंक है, जैसे ग्रास, और ग्रास से क्या है बताओ? ये इकोलॉजिकल सिस्टम है। इकोलॉजिकल सिस्टम में किसी एक को छेड़ोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये डियर है और ये उसके बाद क्या है? लाइन। तो ये खत्म हो गए तो फिर ये डियर एक्सेसिव हो जाएंगे और वो सारी घास खा लेंगे, और घास के न रहने पे क्या फिर डियर भी खत्म हो जाएंगे? समझ आई? चलो इसकी बात छोड़ दो, इसको हटा दो, ग्रास को, तो डियर नहीं रहेंगे, और डियर के ना रहने पर चलो ठीक है इसको मत छोड़ो, अब इसे हटाओ तो शेर तो मर जाएंगे, लेकिन घास भी इतनी ऊपर उठेगी वो अपने ही ऊपर गिर जाएगी और नई घास को उगने भी नहीं देगी। तो इससे न्यू वेजिटेशन के उगने में भी बाधा आएगी। तो इस तरीके से एक के हटने पे सब कुछ हट जाता है, ये चीज होती है। ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कि जब मान लीजिए ड्यू टू इंटेंसिव ग्रेजिंग, जब ये सारा हो गया, लिमिटेशन कर लिया, फॉरेस्ट एरिया इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इंटेंसिव ग्रेजिंग, द सॉइल इज डेजर्टिफाइड। इसका क्या मतलब है? मरुस्थल बन गई। तो देखो ड्यू टू intensive grazing, now meadows जो चरागाह थे वो लिमिटेड हो गए। now grazing grounds are limited due to intensive grazing. आजाद होने soil get desertified, ये सारी चीजें। अब देखिए पेस्टोरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका का पेज निकालो, दैट इज पेस्टोरलिज्म
pastoralism in अफ्रीका। अफ्रीका के जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनका क्या नाम है? कौन कौन? मसाई। और केन्या और तंजानिया में। हाँ, तो ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन लिव इन अफ्रीका। अफ्रीका में भूमंतु खेती होती है। दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक दैट इज बिडोन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। सो द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी आर बेडोइंस। अब इनका नाम कैसे बोला? दैट इज बेडोइंस है। बर्बर्स, बर्बर जाति के लोग हैं कि नहीं वहाँ? बर्बर, मसाई, मसाई मौसी सिंचान में पढ़ा होगा। ठीक है, मसाओ, मसाई, सोमाली, सोमालिया तो वहाँ ही है। सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। तुर्क भी वहाँ रहते थे, तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ लोग जो होंगे वो टर्की बन गया हो। नाउ इन दे लिव इन सेमी एरिड ग्रासलैंड, मतलब वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, एरिड। यहाँ भी एरिड एटमॉस्फेयर, शुष्क जलवायु को एरिड कहते हैं, ड्राई एटमॉस्फेयर जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती हो। तो ये भी है एरिड एटमॉस्फेयर। तो वो भी सेमी एरिड एटमॉस्फेयर में वो रहते थे। डेजर्ट था एंड रेन फेड एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं हो सकता था, क्योंकि इतनी बारिश ही नहीं होती थी, तो रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होगा? ये सारे प्रॉब्लम थे। लाइक पेस्टोरलिस्ट, द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोरलिज्म हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। वहाँ पर भी कॉलोनियल रूल रहा। जो कॉलोनियल रूल था वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। वैसे हमने आपको बताया होगा कि अभी भी बहुत सारे जो माइंस हैं वो सब यूरोपियन कंट्रीज के ही हाथ में ना, बताया था कि नहीं? लेकिन वहाँ के लोग ये पेस्टोरलिस्ट गुलाम बन के नहीं रहना चाहते थे, वो काम ही नहीं करते थे। अंग्रेज काम करवाना चाहते थे तो वो लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो वैसे लोग नहीं थे। नाउ फिर भी तो वहाँ की पेस्टोरल कम्युनिटी क्या थी, हम सभी को ना देखते हुए एक मसाई कम्युनिटी की कहानी सुनते हैं। तो मसाई कम्युनिटी में कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरी इन ईस्ट अफ्रीका। अगर हम देखें तो ये ईस्ट अफ्रीका में कैटल रहते थे। यहाँ से ये चीज क्या है और ये चीज क्या है? ये कौन सा कंट्री? ये यूरोप है और ये एशिया है। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये तो स्पेन हो गया। स्पेन कॉन्टिनेंट तो वही हो गया। यूरोप है, स्पेन। और ये कौन सा हो गया? दैट इज सऊदी अरबिया, ये अबू धाबी, ये सब यहाँ पर पड़ते हैं। अब हम देखेंगे ईस्ट अफ्रीका। तो ईस्ट कहाँ पर है? तो ईस्ट इधर हुआ। तो ये सब ईस्ट अफ्रीका की बात की जा रही है। यही मसाऊ थे, मसाई, ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, नाउ ईस्ट अफ्रीका। अब इंडो अफ्रीकन कंटिनेंट, यहां से अफ्रीका टूट रहा है, इंडो अफ्रीकन कंटिनेंट बन रहा है ना, बीच एक क्रैक आ गया बहुत बढ़िया। चलो, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से बन रहा, तो यहां पर ये रहते थे। नाउ द मसाई हर्ड लिव इन ईस्ट अफ्रीका, जो कि केन्या और तंजानिया में रहा करते थे। द न्यू लॉज एंड रेगुलेशन took away their land and restricted their movement. Large areas were turned into cultivable fields. उनकी जमीन ले ली गई और उसको खेती योग्य बना दिया गया, लोगों को बांट दी गई कॉलोनियल रूल ने। यही सब काम किया गया। और वहाँ पर क्या है, सम्बूरू नेशनल पार्क खोल दिया गया केन्या में, और सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। तो मसाई कम्युनिटी कहाँ थी? इन, ठीक है, was in Tanzania and Kenya
तो इनके साथ क्या किया गया, वहां नेशनल पार्क खोल दिए गए। देखिए सेरेंगेटी पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क was opened in Tanzania and next is Samburu National Park in केन्या। तो वही सब हुआ जब नेशनल पार्क खोल दिए गए तो उनके पास जमीन कम हो गई। द लॉस ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। सो मसाई अब थोड़ी सी जमीन पे कन्फाइन हो गए, वो आ जा नहीं सकते थे। फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, इससे उनके पशुओं को प्रॉब्लम हो गई। इन मसाई लैंड ऑल पेस्टोरलिस्ट्स वर नॉट इक्वली अफेक्टेड। टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मसाई, ब्रिटिश ने कुछ वहाँ पर ग्रुप अपने भेजे, कॉलोनियल ऑफिशियल भेजे कि वो उनके मैटर को देखें। हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल, दीज चीफ्स वर हाईली सेल्फिश, लेकिन जिनको भेजा गया वो खुद भी बहुत सेल्फिश थे, स्वार्थी लोग थे। सो दे एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम एंड रेगुलर इनकम हो गई, तो जिससे उन्होंने बहुत सारे एनिमल ले लिए। दे मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशंस ऑफ वॉर एंड ड्रॉट। तो जब बहुत सूखा पड़ा, सब कुछ आया, तो वो आराम से जिंदा रहे क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम, तो पेस्टोरलिस्ट से भी इनकम आती थी और इधर उधर से भी वो वेल्थ जनरेट करते थे जो जमीन थी। एंड कुड बाई एनिमल्स एंड स्टॉक, बट द पुअर पेस्टोरलिस्ट हैज नथिंग अदर देन द लाइव स्टॉक। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स, तो बैड टाइम्स में धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। कुछ चीजें हमें देखनी होंगी कि नोमैड्स किन्हें कहते हैं। Those people who wander from one place to other are called nomads। इनको घुमंतु कहते हैं या खाना बदोश। भाभर से तुम क्या समझते हो और बुग्याल से क्या समझते हो, ये वर्ड आएंगे अभी। Now भाभर, this is a dry forested area below the foothills, ठीक है, ड्राई forested area below foothill of कुमाऊं एंड गढ़वाल। जैसे हिमाचल है वहीं तो कुमाऊं गढ़वाल है। below foothill like कुमाऊं एंड गढ़वाल। दून और पास से क्या समझते हो? जैसे देहरादून, दून से क्या समझते हो? देहरादून, करेक्ट। जैसे हाँ बोले, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज में होती है। हाँ, जैसे ये दो पहाड़ की माउंटेनियस रेंज है, उनके बीच की जो जमीन है वो दून। तो तुम जब देहरादून में जाओगे तो लगेगा इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, बीच में चलना है, मतलब प्लेन एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स रेंज है। माउंटेन रेंज ऐसे ऐसे चल रही है, उसके बीच की प्लेन एरिया को क्या कहते हैं? दून्स। और पास क्या होता है? दो माउंटेन्स है उनके बीच से निकलने का रास्ता, जैसे कराकोरम पास, ठीक है कि नहीं? तो पास क्या होता है? माउंटेन के बीच का जो रास्ता, उसे क्या कहते हैं? पास। तो ऐसे कई पास भी हैं हमारे यहाँ, और दून तो है ही, 3-4 दून है। तो नाउ ऐसे ही ये कौन सा एरिया है? भांबर, दैट इज जो जहां पर हिमाचल के नीचे का जो, जहां फुट हिल से बहुत सारे पेबल्स होंगे, वो सब क्या कहलाता है? भांबर। दूसरी चीज है बुग्याल। बुग्याल क्या बताया है कनिष्का? यस, दैट इज वास्ट मीडो इन हाई माउंटेन्स। लेकिन आवाज तुम्हारी बदली बदली लग रही है। चलो कोई बात नहीं। कौन? अच्छा आप बोल रहे हैं। अच्छा हमें लगा कनिष्का ने आवाज बदल के बोला। इन हाई माउंटेन, तो वास्ट मीडो इन हाई माउंटेन है,
तो उसको बुग्याल कहेंगे। हाई माउंटेन में भी मील हो सकता है, जैसे मैंने आपको प्लेट्यू बताया, प्लेट्यू है तो उसको बुग्याल कहेंगे। रबी खरीफ ये सब तो आप लोगों को पता है, ठीक है। स्टबल किसको कहती हो नोएल? पराली, ऊपर के ग्रेन काट दिए, नीचे का जो बचा उसी को चराओगे जहाँ। ठीक है। लोअर एंड ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स, वेस्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड विच कुड नॉट जनरेट रेवेन्यू, जिसमें से कुछ भी पैसा नहीं है तो उसे वेस्ट लैंड कहेंगे, कोई उस पर चराना ही नहीं चाहता है। कस्टमरी राइट्स क्या होता है? ट्रेडिशनल राइट्स, तो जैसे ही इनके क्या कस्टमरी राइट्स ले लिए गए थे इन सब के, जो जहाँ पहले से चलाते थे वो खत्म हो गए कस्टमरी राइट्स। लाइव स्टॉक में कौन कौन से आ जाएंगे? गोट, शीप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, नाउ अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कि अमन, मान लीजिए तुम खाना बदोश हो, तो तुम्हारे घर के मर्द क्या करेंगे, तुम्हारी घर की औरतें? बदोश। अगर तुम मान लीजिए घुमंतू हो, नोमैड हो, हाँ तो जो भी मैन है वो तो क्या करते हैं, चरा तो रियर करेंगे जो भी वहाँ का, जैसे राजस्थान में वो कैमल है, हिली एरिया में शीप है, और औरतें हैं तो सर एग्रीकल्चर में काम करेंगे या हाउस वाइफ। ये बात सही है। नोमैड्स बोलना ज़्यादा ठीक लगता है कि आई एम नोमैड, दैट मीन्स मैं मैड नहीं हूँ ना। घुमंतू में फिर बात नहीं होती। नाउ आगे देखें। सो मैन यूजुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, दे ग्रेज द कैटल। तो वो कई बार वीक्स के लिए भी बाहर जाएंगे, हफ्ते भर तक भी बाहर रहेंगे, जबकि औरतें घर का काम करेंगी। नाउ राइट ए कमेंट ऑन फॉरेस्टर ए पेस्टोरलिस्ट। तो कमेंट लिखो। एक लाइन में लिखी। हाँ, कमेंट ऑन फॉरेस्टर। कुछ लोग जो जंगल में घूमने जाते हैं, क्या वो फॉरेस्टर हैं? तो फॉरेस्टर क्या है? गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से ही ले। हिज लाइफ कंप्लीटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो जंगल में ही रहे। एक तरीके से ट्राइब की बात कही गई होगी। सो फॉरेस्टर गेट एवरीथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से लेगा। हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट एंड his access to the forest, if it is banned then it is difficult for him to exist। फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा अगर उसको जंगल ही न जाने दो। so his life depends on forest produce। if his entry to forest is banned, he cannot survive, he or she can not survive। तो इसी बात पर आप एक क्वेश्चन बताइए कनिष्का। Who were the nomads in Africa? इसका आंसर बताओ। In Africa, the nomads who were like नाम बता दो। Maasai, हाँ, Kenya, नहीं, केन्या तो जगह है। आप बोलो। So pastoralist communities are Maasai, Somali,
तुर्काना कौन कौन सा तुर्काना ऐसा रे है? टरकाना, तुर्काना है। तो लास्ट में हाँ सही तो कह रहे हैं। बर्बर बोंडानियन बेंटोनियन कौन सा है? सब बर्बर से पहले वाला बेडुइन्स ना, क्या है नाम? ये सारे ठीक है। नाउ अब देखो, इतनी बात आपको पता चल गई। जबकि पेस्टोरिस्ट लाइफ क्या होती है? क्लोजली लिंक्ड विद फॉरेस्ट। द क्लोजर ऑफ फॉरेस्ट मींस दैट इज पैराडाइजिंग इज लाइफ। अब पेस्टोरलिस्ट क्या है? सो रनिस्ट। So these are closer to forest. ये फॉरेस्ट जंगल के अंदर चारागाह थोड़ी होंगे, जंगल के चारों तरफ रहेंगे। These are closer to forest. If their entry to forest is banned, their life is partially paralyzed. पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी क्योंकि बाहर चारागाह है ना। If their entry to forest is banned, then it will affect them at a little. तो ये उनको थोड़ा अफेक्ट करेगा। अब जरा आगे के क्वेश्चंस देखें। सो कोई सही क्वेश्चन है इस चैप्टर में? मूव फ्रॉम वन प्रश्न चलो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो देख लें। Explain why nomadic tribes used to move from one place to another. What are the advantage of to the environment of this continuous movement? ये बुक का पहला क्वेश्चन है कि why nomadic tribes used to move. Why one place to other, ऐसा वो क्यों करते थे? एंड व्हाट आर द एडवांटेज टू एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस? क्या इससे कोई पर्यावरण को भी फायदा होता होगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू एनवायरनमेंट बाय दिस मूवमेंट? कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता था इससे क्या फायदा होता था? pasture of one area gets time to replenish. बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। तो और वो क्यों घूमते थे? नोमैडिक ट्राइब्स डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर एंड टू अर्न देयर लिविंग। तो उनको अपने जानवरों के लिए फ्रेश पास्चर चाहिए होता था। सो नोमैड्स do not stay at one place, they move here and there in search of fresh pasture here and there in search of fresh pasture। आप लोगों की, कुछ लोगों की कॉपी नहीं आई है जमा करने, कनिष्ठा आपकी भी नहीं आई है। इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर, तो वो घूमते रहते थे। नाउ इससे क्या होता था? द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ नोमैड्स अलाउस द पास्चर टू रिकवर एंड रीग्रो।
भाई अगर कहीं खत्म हो गया तो रिकवर नहीं हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट, of nomads allows the pasture, जो भी ग्रेस्ड लैंड होगी, टू रिकवर इट्स पास्चर। तो आप फिर से उगाएगा। नेक्स्ट इज देयर कैटल्स, उनके कैटल भी क्या होंगे, डेफिकेट करेंगे एंड हेल्प इन मैन्योरिंग द सॉइल, और उससे क्या होगी, वो सॉइल फिर से उसको मैन्योर मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, देयर कैटल defecate which helps in मैन्योरिंग द सॉइल। मैन्योरिंग की स्पेलिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, ये कहना है मैन्योरिंग द सॉइल। यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि and their movement also allows the optimum utilization of pasture। तो जगह जगह अलग अलग पास्चर है, क्या पूरी तरीके से हर पास्चर इस्तेमाल हो सकेगा, होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। वो मूव कर रहा है, इसी से पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं का पास्चर ओवरग्रो होकर उसी पे गिर जाए। तो इसलिए उनका इस तरीके का घूमने की जो प्रक्रिया है, उससे पास्चर का या चरागाहों का ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो सकेगा। ये भी तो होगा। सो देयर मूवमेंट आल्सो their movement ensures optimum या maximum लिख दें, optimum नहीं समझ आएगा, maximum utilization of pasture। चलिए अब चार चीजों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं था। चार चीजों पे आपको चार चार लाइनें लिखनी है। तो वेस्ट लैंड रूल्स के बारे में 3 लाइन तो नोएल बताएंगे, एक कमेंट से पूछ देंगे। वेस्ट लैंड रूल बताओ नोएल। बताओ। अब ये लोग देख देख के बता देते, मालूम है अभी इसके बारे में पूछा था, तुरंत भूल गया, देखा बता दिया। ये चालाक है, और तुम्हारे पास किताब खुली तो उसको देख नहीं पाते। नहीं भेजे, खोलो, हम बता रहे हैं। पेस्टोरलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया खोलो। हाँ, तो वेस्ट लैंड रूल्स बताओ। सब बता देते, देवता फट से देख के बता दे। हाँ बोलो, चलो कोई बात नहीं। बिना आपको वेस्ट लैंड रूल्स, उसके रूल्स थोड़े बताओ, कुछ लिखें। बताओ। देखिए जो स्कूल, जो क्लास पीडीओ सेंट्रिक होती है वही सफल रन करती है। अगर बच्चे उसे चलाएं, टीचर चलाएगा तो नहीं सफल हो सकेगी। अगर 4 बच्चों का हाथ खड़ा हो जाए और नो लिए बोले कि आपने उनसे क्यों पूछ लिया, हमसे नहीं पूछते हो, तब चलिए, है ना। जैसे इनकी हमेशा शिकायत रहती है। हाँ बोलो। अनकल्टिवेटेड लैंड was taken by the government। देखो कितना अच्छा ये बता रहा है, वो सुन रहा है। सर नहीं, ये नहीं बता रहा सर, मैं तो यहाँ से पढ़। नहीं तो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहा है, उन्हीं में टीचर भी बन जाएगा, कितना अच्छा। हाँ बोलो। To selective individuals, the land taken was usually pasturing fields. Most of the areas the land एक बार फिर से बोलो। was very
नाउ देखिए सर वो गंदगी फैला रहा है। The waste. वेस्ट एंड रूल सीखो। इन कॉलोनियल गवर्नमेंट द ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, was declared unproductive, which produced neither revenue non-agricultural produce. So, in colonial rule, all uncultivated land, अगर अनकल्टिवेटेड लैंड होगी, वहां कोई नहीं है, could not produce revenue, क्या उससे कोई रेवेन्यू आएगा? could not generate, लिख लो, generate revenue, इससे कोई राजस्व नहीं आएगा। रेवेन्यू तो जानते हो ना, रेवेन्यू दैट इज राजस्व, पैसा। सो इट कुड नॉट, ठीक है, नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो इसलिए इट वाज सीन एज वेस्ट लैंड, इसे कैसा देखा गया? सीन एज, फिर इसके लिए रूल क्या बनाए गए? इट वाज सीन एज वेस्ट लैंड, तो दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और ब्रिटिश चाहती थी कि भाई इसमें भी कुछ उगाया जाए। दैट नीडेड टू बी, तो अगर ये किसी को दे दी जाएगी तभी तो कोई उगाएगा। ऐसे खुली जमीन पर कोई कहेगा हम उगाएं, फिर कोई काट के ले जाए, तो अगर किसी को दे देंगे तो उगेगा और फिर उससे पैसा मिलेगा ब्रिटिश को। तो इसलिए इसने कहा इसको बांट दो, कुछ तो पैसा है। तो दैट नीडेड टू बी कल्टीवेटेड, उसे कल्टीवेट करना है, तो इसके लिए फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू जनरेशन, टू जनरेट रेवेन्यू, क्यों कल्टीवेट कराना चाहता था बताओ? टू जनरेट रेवेन्यू, राजस्व की प्राप्ति। एक्सचेकर बोल दो, राजस्व का नहीं लगता हो, क्या ठीक लगता है? अपनी तरफ से कुछ भी बोल दो, एक्सचेकर ठीक लगता है, रोजमर्रा के अखबार में पढ़ते रहते हो तो वो भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मुद्रास्फीति हो गई, अरे एक्सचेकर डेफिसिट हो गया, कहते हो कि नहीं? वो ठीक है, दैट इज जनरेट रेवेन्यू। अब इसके बाद क्या होगा कि इट कुड बी एट सेम टाइम प्रोड्यूस जूट, कॉटन, व्हीट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इन्होंने क्या रूल इनेक्ट किया? दैट इज अनकल्टिवेटेड लैंड वाज टेकन फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट एंड गिवन टू सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल। बात समझाई? ये किससे ले लिया गया बताओ? अनकल्टिवेटेड लैंड वाज टेकन फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट, इन घुमंतू लोगों से ले लिया गया, और सेलेक्टेड लोगों में जो जिम्मेदार नागरिक थे, बोला बांट दे, इसमें उगाओ, कुछ पैसा देना हमको। सो अनकल्टिवेटेड लैंड was taken from pastoralists under wasteland rule, ये भी तो लिखना पड़ेगा, wasteland rule, and given to जिसने 10 शेर मारे हों, पहले होता नहीं 10 शेर मार के फोटो खिंचा ले, तो उसको सर की उपाधि, कैप्टन की उपाधि, और अनकल्टिवेटेड लैंड। अब देखो फॉरेस्ट एक्ट अमन। Under colonial rule, the grazing land shrank. The movement of nomads were regulated. Forest Act prevented their movements, and they had to pay revenue to the British. सही है, लगभग सब पूरा ही बता दिया इन्होंने तो। देखिए कुछ और भी लिखा हो तो देखो, फॉरेस्ट एक्ट, चलो, दैट इज फॉरेस्ट एक्ट वाज enacted by colonial government
ये मिड 19th सेंचुरी में हुआ। दो बार इसमें सुधार भी हुआ। सर अभी तो नहीं है। अभी भी तो है, नेशनल पार्क जहाँ सब जगह है, तो अभी भी नहीं जाने दिया था। ठीक है, इलेक्टेड बाय इन मिड 19th सेंचुरी। इसमें क्या किया गया? That is some forest which produce valuable timber, देवदार और साल were reserved, जिसमें अच्छी लकड़ियां होती थी महंगी। So some forest, ठीक है, growing valuable timber, valuable timber, timber का क्या मतलब है का? लकड़ी, ठीक है, जो ऐसे फॉरेस्ट थे वर डिक्लेयर्ड लाइक देवदार, चीड़, देवदार, साल की लकड़ी, ठीक है, इन सब की लकड़ी, इन सब से साल की लकड़ी में के प्लैंक लगे हैं ताजमहल के नीचे, वर डिक्लेयर्ड रिजर्व, ऐसे फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। तो रिजर्व फॉरेस्ट में फिर कोई नहीं जा सकता था। नो pastoralist was allowed to access it. Was allowed to access it. तो उसमें कोई नहीं जा सकता था। इसके अलावा अब अगला था कि other forests were classified as protected. Were classified as protected. उनको प्रोटेक्टेड कह दिया गया। तो उसमें क्या कर सकते थे? Some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movement was severely restricted. तो उनको कुछ ग्रेजिंग राइट्स तो दिए गए, लेकिन उनका ऐसे फ्री मूवमेंट नहीं माना गया, कहीं भी नहीं घूम सकते कुछ, ठीक है। सो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स, were granted to nomads, but their free entry was restricted. बस ये they were prevented from कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे लोग लेते थे ना, मेडिसिन है और कुछ, वो सब लेने को ना करते। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से तुम क्या समझते हो? तुम बहुत अच्छा बताते हो, मैंने एक और बता दो, थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ होल ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित करके गए। ये बात सही है। गवर्नमेंट वांट टू सेटल सम ट्राइब्स, हाँ, ताकि वो उनसे वो टैक्स दे सके, लोकेट कर सके अपने एंड अकाउंटिंग पर्पस के लिए। जेम्स मिल ने ये काम किया था। तो but the tribes who moved one place to another are led under the suspicion of the British rule and क्या हरकत है, क्या करता है चलो, termed as तुम अच्छा बता रहे हो, तुमको किसी स्कूल में हो जाना चाहिए। The British official had no faith. They had mistrusted nomads. British official mistrusted. उन्होंने नोमैड्स को मिसट्रस्ट किया। हेलो, तो उन्होंने नोमैड्स, हाँ जी, हेलो, हाँ? कह रहा था मैं गूगल की मैम बोल रहा। कौन सी मैम बोल रहा है?
अब जरा देखो, सो दे डिसट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स। तो उन्होंने क्या किया, who changed their place in residency, so colonial government wanted to settle them। उनको क्या करना चाहते थे, colonial government, जिससे उनकी अकाउंटिंग हो सके ना, wanted to settle them for accounting purpose। तो इसलिए उसने क्या किया, तो जैसा अभी बताया चंदन ने, सो ही पास द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इन 1871। सो दे पास्ड इन 1871। इसको लिखना भी नहीं है, ऐसे ही तो कमजोर हुई है। हाँ नॉइज नहीं आना तो मत आया, पर दूसरों को क्यों करप्ट करते क्लास में। सर एग्जाम नींद आ रही है। तो जाओ घर, मतलब मुरारी लाल क्यों बन रही हो क्लास में। ये कौन है? वो गद्दार होते हैं ना जो देश के। तो कब ये पास हुआ एक्ट, क्या 1871। दूसरे क्यों बताते हैं, उसको भी देखें, मूर्खता की सीमा। उसका रोज का यही है, एक दो दिन का हो जाता है, ट्रेंड बना दिया। ऐसे बहुत सारे स्कूल में गद्दा तकिया लगा है, वहाँ सो जाकर बैठे। बहुत कोचिंग सेंटर है, यहाँ क्यों पढ़ रही है। इनके पापा ने बोला था मेरी बेटी के आराम में कमी ना आए। चलो, सो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। आधे घंटे से तो टेकी लगा के बैठी था, हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो अभी ठीक हो जाएगी, अपनी तरफ से सुनती भी तो नहीं है। सो दीज कम्युनिटीज, इसके बाद क्या हो गया, अंडर दिस मैनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट वर अंडर दिस एक्ट। Various communities, craftsmen and pastoralists were, उनको क्या कर दिया गया बताइए, क्लासिफाइड एज ठीक है। एक और आपके में है, दैट इज ग्रेजिंग टैक्स। कुमकुम बताओ ग्रेजिंग टैक्स क्या है? अंदाजे से बताइए। हाँ सृजना बोलो, अस्मिता पढ़ के ही बता दो, सुहाना। रेस करने पे टैक्स Increase लगेगा। the revenue, to increase the revenue of British government, they started to impose tax on everything like canal water, and That they started to impose tax on on everything. How much they Used agree? by They- they even impose tax on grazing the animals. So मुझे तो लगता है ठीक है, कुछ और बताना चाहते कि यही है। थोड़ा बहुत वो पर एनिमल पे टैक्स देना पड़ता है। पर एनिमल। हाँ, वैसे। In order to expand the revenue income, grazing tax was introduced in pastoral tracts. Henceforth, pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pasture. So, pastorals have to pay tax on every animal. The right was auctioned to the contractor. And they pasture है ना, या they graze लिख दो। Pastures.
ऐसा है। फिर they had to seek a permit to enter a grazing area. They had to take permit. उन्हें परमिट लेना पड़ता था। To enter grazing area. So it has added additional burden on poor pastoralist। पहले ही वो कितने गरीब थे, सब कुछ तुमने कई कई एक लगा दिया, उनसे टेक्स्ट भी ले रहे हो। So this 16 वाले led additional burden on poor pastoralist। पुअर पेस्टोरलिस्ट पे इसके बर्डन आ गया। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। अब ये बताओ अभी, हाँ डाउट तो हम बता देंगे। ये बताइए कि हिस्ट्री में तो ये हो गया, अब ज्योग्राफी में कौन सा है? इसमें एक और फॉरेस्ट सोसाइटी भी है। इसमें एक और है, हाँ फॉरेस्ट सोसाइटी कल करेंगे। हमें का तो एग्जाम में आएगा, स्कूल में का तो एग्जाम में नहीं आएगा। कौन सा? इस बार नहीं आएगा, कल करेंगे। कल कर देंगे। इनका इतना ही रखिए, बाकी इनको हम कॉपी में बता देंगे। हाँ हाँ।